नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। 2024 का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और इस अंतिम चरण में सबसे ज्यादा नजर अगर कहीं लगी हुई है तो वो जगह है पश्चिम बंगाल और उसकी 9 सीटों पर, जहां 1 जून को वोट डाले जाएंगे। और यही वजह है कि पीएम मोदी के मिशन बंगाल ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। आज पीएम मोदी ने आज भी बंगाल के दौरे पर थे, कल भी वो बंगाल के दौरे पर रहेंगे। आज उन्होंने बंगाल के बारासात और जादवपुर में थोड़ी देर पहले चुनावी रैलियां की हैं और अब से कुछ देर बाद वो कलकत्ता की सड़कों पर एक रोड शो करने जा रहे हैं। और बीजेपी का दावा है कि इस रोड शो में 2 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस रोड शो के पहले पीएम मोदी और सीएम ममता के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता दीदी का कहना है कि मोदी कलकत्ता में एक प्रधानमंत्री की हैसियत से रोड शो करने कैसे आ सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने बंगाल रवाना होने से पहले एक इंटरव्यू में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल पूरे देश में बीजेपी के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वाला राज्य साबित होगा। 5 की पंचायत में हम बंगाल के पूरे राजनीतिक गणित को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि ममता दीदी पर लगाए जाने वाले मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप का ज्यादा असर होगा या फिर संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी को उठाना पड़ेगा नुकसान। आज चर्चा इस मुद्दे पर भी होगी कि आखिर बीजेपी सही में बंगाल में कोई चमत्कार करने जा रही है या फिर बंगाल में ममता का जादू रहेगा बरकरार। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं कि आज पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में बंगाल को लेकर क्या बड़ी चुनावी भविष्यवाणी की है। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट तक में वो हार गए। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो पीएम मोदी ने कर दिया है ऐलान कि बीजेपी बंगाल में बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रही है। वहीं ममता दीदी का यह कहना है कि वो इस बार बंगाल में बीजेपी का विजयी रथ रोक देंगी। यानी कुल मिलाकर साफ है कि बंगाल में संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बंगाल में इस बार किसका खेला होगा, मोदी या ममता? क्या चाहती है बंगाल की जनता? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माधवी अग्रवाल, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के नेता रुद्रांका सान्याल। वहीं ऋषि शंकर मिश्रा हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वहीं प्रकाश चंडालिया संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर के। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज बिहारी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बंगाल की राजनीति पर 4 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। आप सभी का डीडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। माधवी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आज जो पीएम मोदी ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जितने स्टेट हैं भारत में उसमें बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो वो बंगाल होगा। इस आत्मविश्वास के पीछे आप क्या वजह देखती हैं? देखिए, वजह साफ है।
जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से बंगाल दिनों दिन जो है वो विकास से दूर भागता जा रहा है, आज ये स्थिति है कि पश्चिम बंगाल के जो वास्तविक बंगाली लोग हैं, बंगाली मानुस है, वो पलायन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल में जमावड़ा किसका हो रहा है? पश्चिम बंगाल में जमावड़ा हो रहा है रोहिंग्याओं का, पश्चिम बंगाल में जमावड़ा हो रहा है बांग्लादेशियों का। और यहाँ जो लगातार एक जो राजनीति का जो समीकरण बैठा है, हिंसक राजनीति और सिंडिकेट की राजनीति, तोलाबाजी की राजनीति, कटमनी की राजनीति, ये पश्चिम बंगाल की जनता को त्रस्त कर रहा है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया और विश्वास के साथ कहा कि आगामी जो समय है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों के साथ समर्थन का होगा। लोग आज जो एक दिशा की तरफ देख रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल को वाकई मतलब जब टीएमसी की सरकार आई थी तो एक उम्मीद थी कि लाल फीताशाही से जो मौका मिला है, अब जो देखा है पश्चिम बंगाल ने लगातार, चाहे वो हिंसक राजनीति का दौर रहा हो, चाहे यहाँ पर लाल फीताशाही की वजह से सारे उद्योग धंधों को बंद करने का दौर रहा हो, तो ये उम्मीद थी कि ये टीएमसी की सरकार आ रही है, एक ममता बनर्जी एक महिला है, तो वो महिलाओं के भी उत्थान का सोचेंगे। उनका नारा भी था कि माँ माटी मानुस। लेकिन आज वास्तविकता देखी जाए तो ये किसी की भी नहीं है। जिस चीज को लेकर, किसान को लेकर जिन्होंने राजनीति की, आज किसान पश्चिम बंगाल का त्रस्त है। जिस महिला को लेकर उन्होंने राजनीति की, आज महिलाएं संदेश खाली जैसे विषयों में जब महिलाओं का नाम आता है, जब महिलाओं के साथ शोषण की खबरें आती हैं, जिसमें त्राहिमाम मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो ये बड़ा ही मतलब अविश्वसनीय है कि किसी महिला मुख्यमंत्री के होते हुए उनके राज्य में वो भी सांसद भी महिला थी एक ठो, और उसके बाद ये हालात है कि सदियों से मतलब सालों से इस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा था और वहां सुनने वाला कोई नहीं था। आज ही लोग इल्जाम लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये बोलने की कि ये तो भाजपा के द्वारा कराया हुआ था। इसके पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का क्रांत होता है, वो सीधे सीधे ये लोग भाजपा के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। इनका एक ही काम है कि भाजपा ने कराया, भाजपा ने हिंसा कराई, लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, जो है वो काडर की तरह टीएमसी का काम करता है, और ये लोग निष्क्रिय हैं यहाँ की हिंसा को रोकने के लिए, और ये निष्क्रिय है यहाँ पे महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। माधवी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। मैं आपको बीच में रोकने की कोशिश कर रहा था, अब लगातार बिल्कुल फर्राटा रेल की तरह एकदम लगातार जो है बयान दिए जा रही थी। मेरा ये कहना है माधवी कि इसके पहले भी बीजेपी कई बार बंगाल को लेकर दावे कर चुकी है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था तो बीजेपी ने दावा किया था कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अगर मैं ओपिनियन पोल की बात करूं तो बंगाल के किसी भी ओपिनियन पोल में जो पिछले साल अगस्त 2023 से लेकर जो मार्च अप्रैल 2024 तक आए हैं, इसमें एक ओपिनियन पोल को छोड़ के ज्यादातर ओपिनियन पोल में 20 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं दी गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ कार्यकर्ताओं का, आप जैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये बातें कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने एक पिछले इंटरव्यू में कह दिया कि 400 पार का जो उनका नारा था वो बेसिकली एक कांग्रेस को ट्रैप में करने के लिए था, और वो होता हुआ भी दिखाई दिया। पूरा मुद्दा जो है 400 पार के आसपास इर्द गिर्द हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का एक बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए हो? देखिए, चुनाव अपने लास्ट फेज में आ चुका है और कार्यकर्ता वैसे ही बहुत उत्साहित हैं, और उत्साहवर्धन तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उत्साहित ऑलरेडी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो आज जिस तरीके से क्या है कि बहुत फ्रंट में आके यहाँ के लोग बोलने से डरते हैं। यहाँ की जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक, वहां पे कोई भी बहुत जल्दी किसी विषय को बोलने से डरता है राजनीतिक मुद्दे पर, लेकिन आंतरिक रूप से हर व्यक्ति ये चाहता है कि अब पश्चिम बंगाल के उद्धार का समय आ चुका है, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल को वाकई में विकास की ओर लेकर जाएगी। तो आप देख लीजिए कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जितना हमारे जो वोटिंग परसेंटेज था पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का, आज 40% के आसपास हमारा वोटिंग परसेंटेज है। और पिछली बार भी निश्चित तौर पर बीजेपी ने एक अच्छी खासी प्रगति लेकर आई, चुनावों के हिसाब से वोटों के लिहाज से एक बड़ी प्रगति करी है। रुद्रांका भी हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता हैं। रुद्रांका, मेरा सवाल ये है कि आज पीएम मोदी के जो बयान आए हैं वो काफी हार्ड हिटिंग बयान है, खासकर टीएमसी के लिए। उन्होंने कहा है कि टीएमसी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। क्या टीएमसी में घबराहट है? क्योंकि मोदी के रोड शो के पहले जिस तरह का बयान ममता बनर्जी का आया है, उसके बाद देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल में जिस तरह का चुनाव प्रचार बीजेपी कर रही है, उसके बाद टीएमसी के अंदर कहीं ना कहीं एक खलबली है। रुद्रांका, देखिए, कोई खलबली नहीं है। खलबली इस बात का है कि बीजेपी इसमें रहेगा या नहीं। देखिए, झूठ के ऊपर जो बना हुआ सरकार है कि कितने दिन तक चलेगा। ये जो बार बार बोलते हैं ना, बंगला में ये हुआ वो हुआ, बात हुआ है
पूरा झूठ का सरकार पकड़ा गया है। जो स्ट्रीम वीडियो वायरल हुआ है उसमें पूरा साफ साफ है कि क्या हुआ। और दीदी जो बोल रहे हैं, दीदी को मैं बताना चाहता हूँ 10 साल में देश का ये हाल हुआ है कि जो किसान है ये 10 साल में कितना मारे गए है इस सरकार की वजह से। 10 साल में तो चीजों का दाम, जिनिस का दाम, जो भी गाड़ी का, पेट्रोल का, खाने का दाम कितना ज्यादा हो गया है ये देखना चाहिए। ये है मुद्दों की बात। तो इस पे तो चर्चा नहीं होगा, इस पे तो कोई बात नहीं करेगा। आप देखिए ना, जो भी बोलेगा ठीक है, आज तो आपकी इलेक्शन है, आप कुछ ना कुछ बोलेगा, ये होगा वो होगा। हम बताना चाहते हैं कि आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले 2 बार की सरकार में जो बातें बोला है, आज सभी बोलता है सब जुमला है, सब जुमला है, हमने तो नहीं बोला। तो जनता बेवकूफ है या जनता को कम सुनाई देता है या ये लोग झूठा बोल रहे हैं? इस सवाल का उत्तर अब जनता देगा। आप सोचते रहते हैं कि आप झूठे, मोदी जी झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता मोदी जी का मोदी जी को हटा देंगे। जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए खाना, जनता को चाहिए घर, जनता को नहीं चाहिए कि बस ऐसे ही उलझा हुआ बातों में जनता को उलझाने से कोई फायदा नहीं है। 10 साल जनता ने देख लिया, अब जनता अपना राय देगी। ठीक है, हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऋषि जी, बंगाल जो था वो एक गठबंधन की बातचीत हुई थी, इंडिया अलायंस का आज भी हालांकि ममता जी हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। क्या कांग्रेस के लिए चलता है या उसे बंगाल से कोई उम्मीद ही नहीं थी कभी भी? देखिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी का अपना अपना स्पेस है बंगाल में जी। नो डाउट। कांग्रेस की जो है यदि 14 और 19 की तुलना 14 की तुलना में 19 में देखें तो सीट घटी थी। और कांग्रेस वहाँ ठीक है, कांग्रेस का संगठन रूप से कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस एक फोर्स है वहाँ। देखिए, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, पिछली बार वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस 2 सीटों पे चुनाव जीती थी, अन्य सीटों पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी थी। लेकिन ये बात मैं आपके बात से सहमत हूँ कि जो बेहतर कोऑर्डिनेशन टीएमसी और कांग्रेस में होना चाहिए था। यदि इंडिया गठबंधन के स्वरूप को लेकर यदि चुनाव लड़ते, इंडिया गठबंधन टीएमसी कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ती, तो एक और बेहतर चैलेंज मुझे लगता है बीजेपी को दे पाती। और जो अनुमान है कि इस बार बीजेपी 18 सीटें जीत सकती है, 20 सीटें जीत सकती है, उसमें भी मुझे लगता है कि टैली में कमी आती। लेकिन अब किस कारण से ममता बनर्जी नहीं साथ आना चाहिए, ये अलग बात है। हो सकता है कि लोकल राजनीति हो, लोकल इशू हो, लेकिन ये अच्छा ऋषि, आपने बीजेपी की टैली बताई कि 18 से कम हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की जो टैली 2 पर थी, मतलब वो 2 सीटें भी आएंगी कि शायद बढ़ जाए? नहीं, कांग्रेस कई सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस कम से कम 4-5 सीटें जीतने की कैपेसिटी में है। और 4 तारीख के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो नुकसान तो ये सीधे सीधे जो टीएमसी को ही पहुंचाएगी। नहीं, देखिए अब देखिए, ये तो पार्टी के नेता बताएंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार होने के नाते मेरी समझ है कि जो एंटी टीएमसी वोट है उसमें डिवीजन होता है। तो इसका फायदा क्या कहते हैं, टीएमसी को भी मिलेगा और कांग्रेस को भी। कांग्रेस कई सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यदि एंटी बीजेपी थोक भाव में बीजेपी को वोट चला जाता तो इससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा होता। ये अपना आकलन ऋषि जी बिल्कुल हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, प्रकाश चंडालिया जी के पास चलते हैं, संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर के। प्रकाश जी, जो आज पीएम मोदी का बयान आया है कि बंगाल में जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बीजेपी के लिए साबित होने वाला है, इसके पीछे सही में कोई चुनावी गणित है या सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए दिया गया, जैसा कि मैंने माधवी से पूछा था ये सवाल? आप क्या कहते हैं प्रकाश जी? प्रखर जी, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अंतिम चरण का चुनाव बस 2 दिन की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री किस आक्रामक अंदाज में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान आते रहे हैं और इस बार जितने जोश के साथ, जितने आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने अपनी बातें कही हैं और विशेष करके जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया वो आम आदमी के, आम नागरिकों के मुद्दे हैं। जो दावा उन्होंने किया है कि सबसे अधिक बेस्ट परफॉर्म करेगी, मैं बाकी प्रवक्ताओं के सामने या बाकी जो प्रतिनिधि है उनसे ये कहना चाहूंगा कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 18 सीटें मिल जाएंगी। बिल्कुल मिली, क्योंकि वहां पर
क्योंकि ये परिस्थितियां बनी और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये आकलन है कि 25 सीटों के आसपास अगर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए प्रधानमंत्री जी कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जादवपुर में प्रचार दिखाया, जहां लाइव आपने दिखाया। जादवपुर विश्वविद्यालय है, वहां वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बंगाल की हिंसा की बात कर रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है, वहां का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहां पर विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर ममता बनर्जी की सरकार के सामने विपक्षी कोई पार्टी नहीं है। विपक्ष के रूप में ममता बनर्जी के सामने हाई कोर्ट है और यहां पर तुष्टीकरण के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर हिंदुओं पर प्रहार है। ये दो वो मुद्दे हैं जिसके प्रति मुझे लगता है कि बंगाल की जनता जाग चुकी है और इसका खामियाजा इस चुनाव में ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं भुगतना अवश्य पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ रास बिहारी जी भी हैं। रास बिहारी जी ने मैंने ऐसा बताया कि बंगाल के ऊपर 4 पुस्तकें लिख चुके हैं बंगाल की राजनीति पे। जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण है या सीए का मुद्दा है, क्या बंगाल के चुनाव में इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा? नहीं, चुनाव में मुद्दा तो बहुत बड़ा है जी। तुष्टीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, सीए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो पिछले कई चुनावों के मुकाबले इसमें हिंसा कम हुई है। अगर हम पिछले चुनाव की मुख्य चिंता अगर बात करें कि 10 मार्च को अगर चुनाव जब घोषणा हुई थी पिछले साल 2019 में और 26 मई तक जब चुनाव नतीजे आए थे, इस दौरान कम से कम 50 लोग चुनाव में हिंसा का शिकार बने थे और बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, बमबारी हुई और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। चुनाव से पहले भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए और चुनाव के बाद तो कत्लेआम हुआ था। जो शाहजहां शेख आज जेल में है, मतगणना के दिन 4 लोग केवल संदेश खाली में मारे गए थे। बिल्कुल। तो इस बार हिंसा का कम है। इसकी बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है तो लोगों को भी लग रहा है अगर हम हिंसा करेंगे तो हमारे ऊपर भी हिंसा होगी। दूसरा, केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी चुनाव आयोग ने सही तरीके से लगाया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की इस मामले में प्रशंसा भी की है। लेकिन हमने देखा कि चुनाव के छठे दौर में हिंसा बड़ी तेजी से बढ़ी थी। 2 हत्याएं हुई, कई जगह बमबारी हुई, उम्मीदवारों पे हमले हुए, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पे हमले हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की है कि हिंसा कम से कम हो। अगर हिंसा कम हुई तो इसका शायद आप वही बात करना चाह रहे हैं। अगर हिंसा कम हुई तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई है, वो अपने वोट डलवाने में कामयाब हुई है। तो अगर हम सीटों की गणित की बात करें राज बिहारी जी, क्योंकि आप बहुत करीब से बंगाल को समझते हैं, जो 18 थी इससे सुधार होगा तो कितना सुधार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए अगर हम कुल मिला के अगर हम आज जैसे 1 जून को अगर 9 सीटों पे मतदान होगा और ये सीटें ऐसी जो ममता बनर्जी के खास लोग हैं, इसमें बड़े लोग हैं, ममता बनर्जी के बहुत नज़दीकी लोग भी हैं, उनके भतीजे की भी सीट भी है। ये देख रहे हैं कि ये जो दिग्गजों की सीट है इसमें भी दिग्गज घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, जो पहले जो चुनाव हो गया जिन सीटों पे, अगर हम मान के चलें तो 26 से लेकर 30 तक ठीक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आज बड़ी आसानी 26 से लेकर 30 तक आप बहुत बड़ी बात राज बिहारी जी कह रहे हैं। और जिन 9 सीटों का आपने जिक्र किया है, मैं आपको बता दूं कि ये 9 सीटें जो हैं ये ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती हैं। और 1 जून को इन सीटों पर क्या रहेगा मतदान, क्या रहेगा रुझान, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। तो ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के अंदर एक रोड शो करने जा रहे हैं। और उसके पहले बंगाल की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बंगाल जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बीजेपी के लिए साबित होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। माधवी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जो पिछली चुनाव जो हो चुके हैं 6 दौर के, लेकिन 7वां दौर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो 9 सीटें हैं ये एक तरह से ममता बनर्जी का गढ़ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले इन 8 सीटों पर 2009 से ममता बनर्जी का कब्जा है। 2014 के बाद एक सीट और पूरी 9 सीटें जो है टीएमसी की हैं। इन 9 सीटों को लेकर क्या खास रणनीति बीजेपी बना रही है ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही राजनीतिक तौर पर एक कह सकते हैं कि एक अपने उसके हिसाब से आती है कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है। उस सोच के साथ में हमारा जो काडर है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सब कार्य करते रहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि बूथ लेवल से लेकर मंडल लेवल तक सभी लोग जो है वो कार्यरत रहते हैं और वो हमेशा ये स्ट्रैटेजी में काम करते रहते हैं। अभी भी हमारा जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से यही है कि वोटिंग परसेंटेज सही तरीके से होना चाहिए। लोगों को जो डरा के धमका के या जो लोग डर के नहीं निकल पाते अब, क्योंकि अब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अभी पहले जैसे आउटस्कट में नहीं हो रहा है, बाकी जगहों पे जिस तरीके की हिंसा होती है, तो मुझे लगता है कि 7वें चरण में उस तरीके के हिंसा का दौर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी एक ये भी रहता है कि डर है कि भाई सब लोग देखेंगे और शहर का मामला है। तो हमारा मेन पहले ये रहेगा कि किस तरीके से सारे लोग आए, वोटिंग ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और वोटिंग का तो अब ये बिल्कुल अनुमानित है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है लोगों में बहुत उत्साह है। अब ये वोट में तब्दील होगा निश्चित रूप से। और इस बार जो पिछली बार जो एक रहा है कि बंगाल के अंदर में जो आउटस्कट की सीट है या नॉर्थ बंगाल की सीट है वो तो आती हैं, लेकिन कोलकाता और कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरीके से वोटिंग हो और इसके साथ में सीटें भी आए, ये इसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है। और इस बार जो निर्णायक स्थिति आएगी तो मुझे लगता है कि ये जो सीटें हैं इस पे एक अच्छा मत आएगा। और जिस तरीके का पहले का जो रिजल्ट रहा है, निश्चित रूप से इस बार जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जो आवश्यकता थी कि जो यहाँ पे राजनीति में जो हिंसा होती है उस पे किस तरीके से रोकथाम की जा सके। और निश्चित रूप से देखा जा रहा है, आपने राजनीतिक हिंसा की बात की। रुद्रांक माधवी, हम रुद्रांक हमारे साथ हैं, उनसे मेरा सवाल ये है कि अभी जो है वो थोड़ी देर बाद रोड शो उत्तरी कलकत्ता में प्रधानमंत्री मोदी का शुरू होने वाला है। मेरा सवाल आपसे रुद्रांका कि अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि रात से ही जो बीजेपी के मंच लगे हुए थे कोलकाता की सड़कों पर उन्हें हटाया जा रहा है, यानी सरकारी ताकत से ये रोड शो पीएम का सफल ना हो इसके लिए अभी से टीएमसी लग गई है। सारों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो ये है कि जो मोदी जी आ रहा है उसका जो रोड शो होगा उसमें जो मतलब 2 लाख 4 लाख या 10 लाख लोग आएंगे जो बोलेंगे वो पूरा झूठा है। और ये जो आपने बोला ना कि जो बंगाल में इतना हिंसा की, तो बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसके मन में बहुत दुख है। आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जो विरोधी दलों नेता है, जो अगेंस्ट का जो लीडर है बीजेपी का, वो उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था कि मतलब कागज में मोड़ के पैसा लेने का वीडियो इन लोगों ने सोशल मीडिया में छोड़ा और बोला कि वो चोर। अब जब ये पूरा बीजेपी को जो कार्यकर्ता है वो चोर चोर बोला, अब क्या हुआ कि इनको नेता बनाया गया है। पार्टी वासी घुस गए तो सादा हो गया। तो अब क्या हुआ कि बीजेपी के अंदर ही मतलब दंड है, मतलब ये बोलता है कि ये हमारा इलाका है, वो बोलता है ये हमारा इलाका है। तो बीजेपी के अंदर जो मतलब खुद से खुद लड़ रहे हैं और दोष दे रहे हैं टीएमसी। आप देखिए ना कि बंगाल में जो मतलब निर्वाचन के जो दिन है उससे पहले ही आ गए थे अपना केंद्रीय बाहिनी और निर्वाचन कमीशन, दोनों ही केंद्र का है और सरकार भी केंद्र का है। अच्छा रुद्रांका, मैं इसलिए एक बात कह रहा था कि खलबली नजर आ रही है, बौखलाहट नजर आ रही है टीएमसी में, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं। उसके रुद्रांका मेरी बात सुन लीजिए, उसकी एक वजह है, पीएम मोदी कलकत्ता आ रहे हैं,
इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान आता है, वो कहती हैं कि वो विज्ञापन जो उसमें प्रधानमंत्री क्यों लिखा हुआ है, जब वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री लिखा जाएगा ना, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है। और वो कह रही कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्यों नहीं लिखा जा रहा, तो उन्हें नियम मालूम होना चाहिए, कभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं है, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ही है वो। तो इस तरह के जब बयान ममता बनर्जी की तरफ से आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि डर है, बौखलाहट है, खलबली है। नहीं, कोई बौखलाहट नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए, बाहर से जितना भी आए जाए, जीतेंगे तो ममता बनर्जी। अच्छा, ये एकदम आप मान के चलिए। और जो है अभी प्रॉब्लम है बीजेपी वालों का। बीजेपी वालों क्या हो गया ना कि बंगाल में जो महिलाएं हैं, तो महिला पर जो मतलब ऊपर जो इन लोगों ने गंदे गंदे जो मतलब बातें उलझाई है ना राजनीति के कारण से, महिलाएं बोल रहा है कि ममता बनर्जी हम लोग को कन्याश्री दे रहा है, लक्ष्मी भांडार दे रहा है, पैसा दे रहा है, आपको खाना दे रहा है, घर दे रहा है, तो ये लोग बोलता है कि ममता बनर्जी खराब है। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया उसमें कितनी सच्चाई है और इसका कितना असर होगा, हम प्रकाश चंडालिया जी से पूछ लेते हैं। आपको बताते हैं, बीजेपी के नेता बोले हैं कि हम सत्ता में आने के 3 महीने बाद लक्ष्मी भांडार बंद कर दें, तो आप बताइए कौन वोट देगा बीजेपी। ठीक है प्रकाश जी, महिलाओं को लेकर एक बड़ा वोट बैंक जो हम मानते हैं कि पूरे भारत में और बंगाल में खास विशेष इसको माना जाता रहा है। एक तरफ ममता दीदी की जो नीतियां हैं महिलाओं को लेकर जो लोग, और दूसरी तरफ संदेश खाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या संदेश खाली का वो असर हुआ है? क्योंकि ये जो चुनाव अब जो अगले दौर का होने वाला है, अंतिम दौर का होने वाला है, बशीरहाट पर भी चुनाव होगा, ये वही इलाका है जहां संदेश खाली की घटना हुई थी। तो संदेश खाली कितना बड़ा मुद्दा बनकर बंगाल के चुनाव में उभरा है? प्रकाश जी। प्रखर जी, आपके पिछले शब्द में एक ममता बनर्जी के लिए बौखलाहट शब्द आया, और मुझे दिखाई पड़ता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं वर्तमान जो परिदृश्य उनको दिखाई पड़ रहा है उसको लेकर बौखलाहट तो है। आए दिन उनके बयान कहीं न कहीं स्लिप कर जाते हैं, जीभ भूल जाती है या कुछ हो जाता है। अभी 2 दिन पहले जो ममता बनर्जी हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, उन्होंने एक बयान जारी किया जनसभा में कि हिंदुओं की गीता हो, मुसलमानों की कुरान हो, ईसाइयों की बाइबल हो, और ये सारे धर्म ग्रंथ हो, ये सारे धर्म ग्रंथ मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं प्रकाश जी। आपने जिस बयान का जिक्र किया वो बयान हमारे पास मौजूद है। मैं पीसीआर टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार दर्शकों को यह बयान सुना देते, फिर उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। छोटा सा बयान है जी। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक ग्रंथों को लेकर क्या कहा था, वो आइए सुन लेते हैं। इलेक्शन होले আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। मतलब ये बयान आपने सुन लिया। प्रकाश जी जरा इसको बता दें हमारे दर्शकों को कि ममता बनर्जी इस बयान में क्या कह रही हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी बात कहिए। प्रकाश जी, गीता वगैरह जो भी धर्म ग्रंथों का उन्होंने नाम लिया, वो सारे खत्म हो जाएंगे, मेरी जो गाथाएं हैं या मेरी जो उपलब्धियां वो खत्म नहीं होगी, कहने का भाव उनका ये है। और इस बयान पर अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुत नाराजगी प्रकट की है, उनसे माफी मांगने तक को कहा है। हालांकि बचाव करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के मंत्री और कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम की ओर से एक बयान जारी करवा दिया। अब जो बात आपने प्रश्न, लेकिन आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात की, लेकिन क्या बंगाल में जो 30% मुस्लिम वोट बैंक है, क्या उसके पास दूसरा ऑप्शन है? मतलब ऑप्शन कहने को तो वामपंथी दल भी हैं, कहने को तो कांग्रेस भी है, लेकिन क्या वो छिटकेगा ममता बनर्जी से? क्या वो वोटों में बंटवारा होने देगा, चाहे बयान कुछ भी हो? बंगाल के अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं पहले वामपंथियों के साथ थे, और ममता बनर्जी की जब सरकार आई तो इसने बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारी योजनाएं बताई, और उसके बाद में सारा वोट जो है इधर कन्वर्ट हो गया। लेकिन हाल के वर्षों की अगर बात करें, मुझे इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अधिकांश वोट ममता बनर्जी के साथ में है। और इनका सबसे बड़ा यूएसपी जो है वो है लक्ष्मी भंडार। जो लक्ष्मी भंडार की जो योजना है वो गरीबों के लिए वगैरह वगैरह, हालांकि इसमें आए दिन दोषारोपण भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन आम महिलाएं जो है संदेश खाली के प्रकरण के बाद में, जब से शाहजहां जैसे दुष्कर्मी का नाम आया है, संदेश खाली की घटना उठ करके सामने आई है, उसके बाद में आम बंगाल की जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है, और वो इस पीड़ा को महसूस करती हैं कि ममता बनर्जी पूरे देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्य का उनका जो स्लोगन है मां माटी मानुस, वो रहते हुए यहाँ के महिलाओं की इतनी दुर्गति होती है। कुछ दिनों पहले एक बलात्कार की घटना हुई थी जिस पर दीदी का ये बयान था कि भाई इसका पहले पता कर लिया जाए कि इस घटना के पीछे कहीं कोई लव ट्रायंगल तो नहीं था। इस प्रकार के बयान जो है कहीं ना कहीं संदेश खाली में भी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए या इसको एक टर्न दे दिया जाएगा। रास बिहारी जी,
अभी महिला वोट बैंक की बात हुई, लेकिन एक जो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक 30% का मुस्लिम वोट बैंक है, और कहते हैं कि बाकी जगहों पर बाकी राज्यों में जो है जीरो से शुरू करना पड़ता है नेताओं को, लेकिन ममता बनर्जी के फेवर में ये जाता है कि वो अपनी जो उनका जो वोट है वो 30% से वो शुरू करती हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक जो इतनी भारी भरकम तादाद में मौजूद है, इसी के तुष्टिकरण के लिए वो इस तरह के बयान भी दे देती हैं कि भाई हाई कोर्ट का फैसला आ गया लेकिन इस हाई कोर्ट के फैसले को मैं नहीं बदलूंगी, मुस्लिम आरक्षण का खुला पक्ष लेती हैं। तो क्या ये मुस्लिम तुष्टिकरण उनकी मजबूरी है ममता बनर्जी की? मजबूरी नहीं, उनकी रणनीति है। अच्छा, वो उसी के सारे चलना चाहती हैं। अगर आप ममता बनर्जी का जब एनडीए में थी या एनडीए छोड़ दिया था, तो आपको एक छोटी सी घटना याद होगी, बड़ी घटना है वैसे तो, कि ममता बनर्जी चाहती थी कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, उन्होंने कागज फेंक के मार दिए थे, लोकसभा में कागज फाड़ दिया था। बिल्कुल। तो और लेकिन 2006 के बाद ममता बनर्जी जब एनडीए छोड़ा तो उन्होंने रणनीति बनाई कि मुसलमानों को अपने साथ रखना है। तब से उन्होंने हिंदुओं के मतलब हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुओं के नेताओं के बारे में बोलना शुरू किया, और वो इतनी बड़ी मुसलमानों की पैरोकार बन गई कि मंच पर वो भागीदारी भी करती हैं, उनके कार्यक्रमों भी जाती हैं। ईद और बाकी जो समारोह तो बड़ी जोर जोर से मनाए जाते हैं। लेकिन जब सरकार सत्ता में आई उनकी, तो धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पे, पर्वों पे रोक लगानी शुरू कर दी। अगर आप देखेंगे, अगर प्रतिमा विसर्जन होनी है दुर्गा पूजा के बाद, पिछली बार और अगर मुहर्रम आ गई तो रोक लगा दी। तो इस तरह घटनाएं कि उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। मतलब रामनवमी के समय तो ये तक बयान उन्होंने दे दिया था रासबिहारी जी कि कोई भी मुसलमान जो है वो रमजान में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, जबकि इतिहास गवाह है कि जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो दंगा हुआ था 1946 का कलकत्ता का, वो रमजान के महीने में हुआ था। इस तरह के बयान उन्होंने दिए। और अगर आप देखेंगे जो उनके मुस्लिम नेता थे जो हिंसा में भी लिप्त थे, उनको भी बचाया। खास तौर पे भांगड़ इलाके के लोग थे जिन्होंने खुद टीएमसी के लोग जो दूसरी पार्टी से आए थे, खास तौर से सीपीएम पे जब उन पे हमला किया तो उन्होंने बचाव नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जिस तरह से रणनीति करती रही हैं, उस रणनीति में एक और बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपने राज्य में ये नहीं मानती कि यहाँ हत्याएं होती हैं। ममता बनर्जी ये मानने को तैयार नहीं होती यहाँ बलात्कार होते हैं। एक बहुत बड़ी घटना है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद में जो पहला साल था 90 वर्ष, पार्क स्ट्रीट में, कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट में, वहाँ पर एक महिला को उठा के सामूहिक बलात्कार किया जाता है। महिला बयान देती है मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। एक पुलिस अफसर भी ये प्रूव कर देती है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। वो पुलिस अफसर आज तक हाशिए पे है, और वो महिला इतनी प्रताड़ित की गई कि उसने आत्महत्या कर ली। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार की होती है, लेकिन वो दबा दी जाती हैं। ठीक, उस पर बड़ी राजनीति होने लगती है। ठीक है रासबिहारी जी, मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी बंगाल की राजनीति पर 5 की पंचायत में चर्चा जारी रहेगी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका 5 की पंचायत में स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बंगाल की राजनीति पर। और हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। ऋषि, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल जानना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। असल में कांग्रेस क्या चाहती है पश्चिम बंगाल में, कभी समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर की बात करें जब इंडिया अलायंस करीब करीब बनकर तैयार हो गया था, लेकिन तब भी
हिंसा को लेकर जो अधीर रंजन तरह तरह के बयान देते रहते थे, संदेश खाली के मुद्दे पर भी कांग्रेस की अपनी एक अलग राय रही, और आखिर तक आते आते अधीर रंजन तो ये कहने लगे कि अगर आपको वोट देना है, कांग्रेस को नहीं देना है तो टीएमसी को मत दो, चाहे बीजेपी को वोट दे दो। तो ये सिर्फ अधीर रंजन चौधरी की एक रणनीति थी ऋषि, या ये एक सोची समझी एक प्लान बनाया गया था हाईकमान द्वारा कि ठीक है, ममता बनर्जी को उतनी सीटें नहीं आना चाहिए, अगर आती है तो गठबंधन में जो कांग्रेस जो चाहती है, अपना वर्चस्व चाहती है, वो बना रहेगा। ऋषि जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है ऋषि, आ रही। राज बिहारी जी से मेरा सवाल है और प्रकाश जी दोनों। पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। सुन तो लीजिए। एंकर मैं हूं, मुझे सवाल पूछते दीजिए, मेरी नौकरी लेंगे क्या? अब मुझे भी तो जवाब देने दीजिए अपने हिसाब से। आपके नहीं, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। अब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ हिंसा होती है, वो राज्य सरकार ये मान लेती है कि हमारे यहाँ हिंसा हुआ है और राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेवार है? कल लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को पटना में सरेआम पुलिस के सामने हत्या कर दिया गया। 15 लोगों के बीच में हत्या कर दिया गया। ये बिहार पुलिस जो बीजेपी जेडीयू की सरकार है वो मानने को तैयार है कि राज्य सरकार का फेल्यूर है। मणिपुर में मां बहनों को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया। बीजेपी की मणिपुर सरकार ये मानी कि वहां की सरकार की सफलता है। कुलदीप सेंगर ने कैसे एक परिवार को बर्बाद कर दिया। ऋषि आप देखिए मुद्दे को अलग ले जा रहे हैं। ऋषि अभी यहाँ पर चुनावी हिंसा की बात हो रही है, यहाँ पर चुनावी हिंसा की बात हो रही है। दरअसल ऋषि एक मिनट, ऋषि आप अपनी बात कंटिन्यू कर लेना, मेरी बात सुन लीजिए। ऋषि जी मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम चुनावी हिंसा की बात करें, दरअसल ये एक परसेप्शन बनाया गया, सुन तो लीजिए, एक परसेप्शन बनाया गया कि जो बिहार है वो चुनावी हिंसा के लिए बदनाम है, लेकिन हकीकत में, और ये सिर्फ ममता जी के जमाने में नहीं है, ये जब वामपंथी पार्टियां थी उनके जमाने में भी था कि लगातार जो हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल के चुनाव में होता था वो इतिहास ने देखा है। और रास बिहारी जी 4-4 पुस्तकें बंगाल के रक्त रंजित इतिहास पर लिख चुके हैं, और उसका जो शिकार हुआ, जिस पार्टी के समर्थन के तौर पर हम आपको यहां पर डिबेट में बुलाया है, सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में हिंसा का शिकार कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हुआ है वामपंथियों के हाथों। और ममता बनर्जी के दौर में अगर हिंसा हुई है तो उसके शिकार जो है बराबरी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग हुए हैं। ये हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा ऋषि जी। प्रखर जी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हूँ। मैं आपको ये बता दूं, ये बताइए कि बंगाल में अभी आचार संहिता लगा हुआ है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी डीएम एसपी की है, और डीएम एसपी किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? ममता बनर्जी को रिपोर्ट कर रहे हैं क्या? चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हिंसा हो रहा है उसके लिए वहाँ के डीएम और तो इस बार उतनी हिंसा नहीं हुई है, यही तो रास बिहारी जी। चुनाव आयोग ने ठीक है, आपने सवाल पूछा, रास बिहारी जी से जवाब ले लेते हैं। सवाल पर रास बिहारी जी क्या कहेंगे? रास बिहारी जी क्या कहेंगे? तमाम राज्यों में हिंसा होती है, वो राज्य ये अपने हिस्से जिम्मेवारी लेती है क्या? कल मैंने जो पूछा रास बिहारी जी से, नीतीश कुमार ठीक है, आपने सवाल रास बिहारी जी कह रहे हैं कि हिंसा तो हर राज्य में होती है, सिर्फ बंगाल की बात क्यों की जाती है? रास बिहारी जी बताइए। सबसे कम मौका दिया गया, सुन तो लीजिए, मैं भी पत्रकार हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। उस लॉ स्टूडेंट की क्या गलती है? पटना पुलिस के अभिरक्षा में उसकी हत्या कर दी गई है। नीतीश कुमार जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देंगे, सम्राट चौधरी ने तो बयान देने से मना कर दिया, जो भाजपा के डीपी जी। रास बिहारी जी, मेरी समझ में बिस्रा जी जो बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक हिंसा की बात कर रहा हूँ। हिंसा हर राज्य में हो सकती है, कौन मना कर रहा है? बिहार में भी हत्या हुई है, लेकिन ऐसी हत्याएं पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती हैं। हिंसा एक है तो ये हिंसा, एक होती है राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होती है, मैंने ये कहा है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की घटना को मणिपुर से जोड़ना। अभी कई सारे कांग्रेस के नेता स्वाति मालीवाल की अगर बात करेंगे तो मणिपुर उठाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी मणिपुर में क्या किसी मुख्यमंत्री के घर में किसी महिला की पिटाई हुई है, वो भी राज्यसभा की सदस्य हो? पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं वो एक बड़े गहरे साजिश के तहत होती हैं, उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक तंत्र होता है। वो और भी कई और राज्यों में भी होगा, जहां पर खान माफिया है, जहां पर रेत माफिया है, जहां पर ट्रांसपोर्ट जहां भी और भी कई राज्यों में होगा, लेकिन वहां पर सरकार कार्रवाई करती है। अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन सब माफिया तंत्र को राजनीतिक संरक्षण में पनपाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। दूसरी जो बात कर रहे हैं ऋषि कुमार मिश्रा कि आप भी एक एनालिसिस कर लेना,
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जिन नौकरशाहों को और पुलिस के अफसरों को तबादला करके सुन लो, पहले पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो आप। अरे पहले पूरी बात सुनो ना, पहले पूरी बात सुनो। चुनाव आयोग कितना ईमानदार कहने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब राजबिहारी जी बोलिए आपने अपनी बात। ऋषि जी चुप हो जाइए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, कम से कम आपको तो स्पष्ट बोलना चाहिए। चलिए ठीक है ऋषि जी, आप जब बोल रहे थे तो राजबिहारी जी ने आपको बीच में नहीं टोका। ऋषि जी जब आप बोल रहे थे तो राजबिहारी जी ने आपको एक भी बार नहीं टोका। मुझे भी लग रहा है कि ऋषि कुमार मिश्रा जो है वो कई बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिएक्शन करने लगे। भैया मैं कांग्रेस के समर्थक है, वो कांग्रेस के समर्थक है, हम इसी तौर पर उनको बिठाते हैं पैनल डिस्कशन। और दूसरी बड़ी मैं आपको एक मिसाल एक जानकारी दे रहा हूं, आप पता भी करना आप कि पश्चिम बंगाल में जिन अफसरों को तबादला किया जाता है उनकी जगह जो नए अफसर लगाए जाते हैं चुनाव के दौरान, और अगर वो सरकार के कहने पर काम ना करें, सरकार कहने मतलब कि ममता बनर्जी कहने पर काम ना करें, तो उनको बाद में हाशिए पर रख दिया जाता है। ये पुराना आप 2019 का उदाहरण देख लो। ठीक, मुझे लगता है विषय को थोड़ा सा और भी विषय जिन पर चर्चा करना चाहिए। ऋषि जी, अगर आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, ऋषि जी एक मिनट, अरे आपको बुलाया गया है तो आपसे बात भी हो रही है ना, मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के बाद भी अगर ये मानते हैं कि बंगाल में चुनावी हिंसा नहीं होती है तो अब इस पर क्या बहस की जाए? इसलिए ठीक है, बहस को अब दूसरी दिशा में ले जाते हैं। माधवी जी हमारे साथ है। माधवी जी जो मुझे बोलने तो दीजिए, 2 सेकंड। ठीक है, अच्छा बोल लीजिए। जी बोलिए। यदि ममता बनर्जी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम नहीं रही है तो देश के राष्ट्रपति क्या कर रही है? राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? नंबर 1। नंबर 2, यदि डीएम और एसपी अगर बर्खास्त कर देंगे तो आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में आ गया। बर्खास्त कर देंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, ये कौन सी बात हुई? सुन तो लीजिए, गजब की बात करो, सुन तो लीजिए। यदि डीएम और एसपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम नहीं है और इस डर से कि भाई चुनाव आचार संहिता हटते ही उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है ऋषि, मैं आपको रोकना पड़ रहा है, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। क्यों बैठी हुई है? ठीक है ऋषि, ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ब्रेक के बाद एक बार फिर 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। हमारे साथ मौजूद है माधवी अग्रवाल, जो प्रवक्ता है बीजेपी की। माधवी, ये बार बार आरोप लगता है TMC के नेताओं की तरफ से, और अन्य राज्य के नेता भी आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, और खासकर बंगाल में बहुत ज्यादा ये आरोप लगाए गए कि ED और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बीजेपी जो है रिमोट कंट्रोल से जो है बंगाल को चलाना चाहती है, और जानबूझकर जो है वहां पर ED बार बार जाती है, छापे मारती है, और ना केवल TMC के नेताओं को, ममता सरकार के मंत्रियों को भी परेशान करती है। और केजरीवाल तो एक कदम आगे जाकर ये कहते हैं कि आज मुझे गिरफ्तार किया, कल को ममता बनर्जी को भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ी देर पहले तक सोच रही थी कि ऋषि जी अभी तक अपने फॉर्म में क्यों नहीं आए, तो बाद में इन्होंने अपना फॉर्म दिखाया और वो आए और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो मुझे आशंका हो रही थी कि ऋषि जी हैं कि और कोई है, क्योंकि ये बड़ा न्यूट्रल होके बोल रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं बोल देती हूँ, ऋषि जी प्रश्न कर रहे हैं कि जब ED अपनी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आती है तब इनका लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। आप देखिए, जब ED यहाँ पे छापा करती है, वहां पे एजेंसी को पीटा जाता है, तो आप समझ लीजिए किस तरीके का पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र है। अरे भाई, जब आपने कोई क्राइम नहीं किया तो आप आके एजेंसी के साथ में बात करिए और उनको अपना पक्ष रखिए, लेकिन यहाँ पीटा जाता है। दूसरी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे ED छापा मारते हैं वहां पे धन संपदा निकलती है, कुबेर का धन निकलता है। तो ये आप ये बताइए कि अगर ED अपने मतलब केवल भाजपा के हिसाब से चल रही है तो फिर इतना धन आ कहां से रहा है? करप्शन होते ही अपने मोबाइल को पानी में डालते हैं,
करप्शन का पता चलते ये बीमार हो जाते हैं, इनको हार्ट अटैक आ जाता है। और ममता बनर्जी तो ये इनका आलम है, ये स्थिति है कि वो तो मंच पे खड़े होके बोलती है आमी हाई कोर्टे कथा मानबो ना, आमी हाई कोर्टे कथा मानबो ना। जब वो हाई कोर्ट का बात नहीं मानना चाह रही है, जब वो न्यायपालिका की बात नहीं मानना चाह रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की बात सुनेंगी? सिंपल सी बात है, यहाँ की राजनीति पद्धति पूरे देश से अलग है और इसको आप किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल की राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिराया है टीएमसी ने, ये सीपीएम के काल को इन लोगों ने एक तरीके से पीछे छोड़ दिया है। सीपीएम ने बताया था कि उन्होंने, ये उनके लिखित बयान में है कि 27,000 जो है राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं और उसके बाद 34,000 की पुष्टि तो कर चुके हैं, जिसमें ये डेटा को हम लोग पूरी तरीके से ये नहीं मान सकते कि ये वास्तविक डेटा है। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति को अगर हम किसी और राज्य की स्थिति से जोड़े तो ये समय का अभाव है, आपको रोक रहा हूं माधवी, और एक आखिरी सवाल मैं प्रकाश जी से लेना चाहूंगा और छोटा सा रिएक्शन राज बिहारी जी से लूंगा। दोनों से एक ही मेरा सवाल है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्योंकि बाकी जगह पर जब ईडी गई तो क्या मिला क्या नहीं मिला ये विषय नहीं, लेकिन बंगाल में हमने नोटों के ढेर देखे, तो क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा इस चुनाव में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल के नजरिए से पूछ रहा हूं मैं। कोई मुद्दा भ्रष्टाचार का नहीं है सर, सभी पार्टी भ्रष्टाचार। ऋषि जी मैं आपसे नहीं पूछ रहा, प्रकाश जी से पूछ रहा हूं। पार्टी ने ले रखा है। प्रकाश जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है। यहाँ के बड़े बड़े मंत्री आज पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी नहीं दिखते हैं। अरे ऋषि जी समय खराब खत्म हो रहा है, आप और डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ ना। पश्चिम बंगाल सरकार का उद्योग विभाग जेल में है, पश्चिम बंगाल सरकार का शिक्षा विभाग जेल में है, पश्चिम बंगाल सरकार का खाद्य विभाग जेल में है, मंत्री बड़े बड़े सरकार के जेलों में बैठे हुए हैं और 50-55 करोड़ की नकदी बरामद हो जाए। ऋषि जी ठीक, ममता बनर्जी द्वारा ऐसे ऋषि जी समस्या ये है कि आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं लेकिन एक पार्टी प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते हैं। एक पत्रकार बोल रहा है उसको बोलने तो दीजिए, एक संपादक स्तर के व्यक्ति आपके सामने अपनी बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय महानगर जैसे अखबार के संपादक हैं प्रकाश जी, आप उनसे आप किस तरह से बहस करने का कोई मतलब नहीं होता कि एक व्यक्ति बोल रहा है बीच में रोक रहे हैं, समय का अभाव है, मुझे 5 की पंचायत में यही विराम देना होगा। ठीक है ऋषि जी, समय खत्म हो चुका है, अब 5 बजकर जो है वो 55 मिनट हो चुके हैं, समय खत्म हो चुका है 5 की पंचायत का। आप सभी मेहमानों का, 5 मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जिस इस बहस में आप लोगों ने हिस्सा लिया। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही, देखते रहिए डीडी न्यूज़।